नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा। हम बात करते हुए आ रहे थे हमारे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की कि भाई हमारे में जो हमारे पेरेंट्स से जेनेटिक इंफॉर्मेशन आ रही है आखिर वो है क्या वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। और ये जंग लास्ट क्लास में डीएनए जीत चुका था। यस और नो? हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव कर चुके थे कि जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है। बात सही है कि नहीं है? राइट। तो यहाँ पर क्या था, जो हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट था उसने प्रूव कर दिया था डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल। लेकिन उसके बाद भी हमारे को ये पता है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जिनमें आरएनए जो है वो क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। यस और नो? अब जिन ऑर्गेनिजम्स में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है वो कौन कौन है? हमारा जो एड्स का वायरस है क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। वो क्या है? एक आरएनए वायरस है। दूसरा हमारे पास में जो ये रोज मौसम के बदलने से हमारे को क्या होता है, फ्लू होता है। किसकी वजह से होता है? इन्फ्लुएंजा की वजह से होता है। तो जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है वो भी कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। और क्योंकि ये आरएनए होने की वजह से बहुत जल्दी म्यूटेट करता है, इसलिए ये क्या है, वैक्सीन नहीं बन पाया है इसलिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? उसके बाद में हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे बैक्टीरियोफाजेस हैं, मतलब वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यूबी बैक्टीरियोफाज। कौन सा? क्यूबी बैक्टीरियोफाज। यस और नो? एंड देन वी हैव टोबैको मोज़ैक वायरस। कौन सा? टोबैको मोज़ैक वायरस, जो कि प्लांट्स में क्या करता है, प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है। ये सब क्या है? इन सब में आरएनए कैसे काम कर रहा है? एज द जेनेटिक मटेरियल। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यस। तो हमारे पास में जो आरएनए है वो बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल और भी बहुत सारे काम करता है। ठीक है, एक आरएनए हमारे पास में हमने पढ़े थे कि 3 तरीके के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। हमारे पास में जो आरआरएनए है वो स्ट्रक्चरल काम भी करता है, मतलब जो राइबोसोम है उसका स्ट्रक्चर भी बना के जाता है। कैटेलिटिक काम भी करता है, मतलब कुछ रिएक्शंस को क्या करता है, कैटेलाइज करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं जो कौन कैटेलाइज करके जाता है, आरएनए कैटेलाइज करके जाता है। ठीक है, तो आरएनए अदर देन बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल और कैसे एक्ट करता है, एक मैसेंजर आरएनए की तरह भी एक्ट करता है, जो कि क्या करता है, ट्रांसमिट करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, एमआरएनए। दूसरा आरएनए कैसे काम करता है? हमारा एसटीआरएनए भी करता है, जो कि क्या करता है, ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड्स को। किस में काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। और हमारे पास क्या है, आरआरएनए है, जो कि स्ट्रक्चरल काम भी करता है एंड कैटालिटिक काम भी करता है। ठीक है, मैसेंजर हो गया, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, अडेप्टर का काम हो गया। राइट, ये सारे काम कौन करके जाते हैं? हमारे आरएनए करके जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आरएनए क्या कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है। लेकिन फिर भी हम एक स्टेटमेंट बोल के गए थे फर्स्ट क्लास में, और सेकंड क्लास में भी हमने बोला था कि जो डीएनए है दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है आपकी, दैट डीएनए इज predominantly the genetic material in all the organisms। मतलब अगर आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन ढूंढने गए या आप जेनेटिक मटेरियल ढूंढने गए तो आपको चांसेस हाईली यही है कि आपको डीएनए ही मिलेगा। आ रही है बात समझ में? अब ऐसा क्यों? ये जो जंग है लास्ट क्लास में जो हमने लड़ी थी वो डीएनए ने जीती, फिर भी कुछ जगह क्या है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली डीएनए ही क्यों सारे ऑर्गेनिजम्स में जेनेटिक मटेरियल है? व्हाई नॉट आरएनए? मतलब कहीं ना कहीं आरएनए में कुछ ना कुछ तो कमी रही है।
यस और नो? तो यहाँ पर फिर से क्या छिड़ गई, एक लड़ाई छिड़ गई। अब किसी भी ऐसा बोला गया कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल को अगर एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला मॉलिक्यूल बनना है तो उसको कुछ क्या करने पड़ेंगे, चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब कि यहाँ पर क्या बोला गया कि अगर किसी एक मॉलिक्यूल को, क्या बोला गया, अगर किसी एक मॉलिक्यूल को क्या होना है, कैरियर होना है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, तो उसको कुछ चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी। क्या चेकलिस्ट फॉलो करनी पड़ेगी? नंबर 1, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। क्या करना चाहिए, खुद को रेप्लिकेट करना चाहिए। मतलब अपने ही जैसा दूसरा बनाएगा तभी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। यस और नो? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर एक ऐसा मॉलिक्यूल आपने चूज कर लिया जो खुद को रेप्लिकेट ही नहीं कर रहा है, तो क्या वो नेक्स्ट जनरेशन में जा पाएगा? वहीं फेल हो जाएगा अगर वो रेप्लिकेट नहीं कर पाया तो। डीएनए क्यों है हमारा ऑर्गेनिज्म या हम में एक जेनेटिक मटेरियल? क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, एक पेरेंट जनरेशन से चाइल्ड जनरेशन में जा रहा है, तभी तो क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं। यही तो होती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यही होती है इनहेरिटेंस, यही होती है हेरिडिटी। तो अगर वो रेप्लिकेट ही नहीं करेगा अपने आप को तो नेक्स्ट जनरेशन में कैसे जाएगा? नहीं जा सकता। दूसरा ये होना चाहिए कि वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मौसम पलटा और वो मॉलिक्यूल टूट गया। मतलब कि किसी भी कंडीशन में, मतलब मैक्स टू मैक्स किसी भी कंडीशन में, चाहे वो आपकी एज हो, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, ऐसी सारी कंडीशन में वो क्या रहना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहना चाहिए जैसा वो है, स्टेबल रहना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है कि हमारे को एक किसी मॉलिक्यूल में जिसको हम चूज करेंगे एज जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला मॉलिक्यूल, उसके पास में स्कोप होना चाहिए फॉर स्लो चेंजेस। किसके लिए? स्लोली उसमें चेंज आने चाहिए। अगर स्टेबल होगा तो चेंज आएगा तो स्लो आएगा। चेंज क्यों होना चाहिए? ताकि म्यूटेशन हो, और म्यूटेशन क्या ला सके, एवोल्यूशन ला सके। म्यूटेशन से क्या आ सके, एवोल्यूशन आ सके। तभी तो हम कहाँ से, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म से आज इतने एडवांस मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट बने हैं, क्योंकि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, इवॉल्व कर रही है, म्यूटेट कर रही है। बट इट हैज टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स। अभी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एवोल्यूशन वाला, तब हम ये बात करेंगे कि भाई क्या हुआ है, एवोल्यूशन हुआ है मिलियन ऑफ ईयर्स से। कहाँ, आइस एज से, फिर स्टोन एज से, फिर हम मैन एज पे आए। यस और नो? तो ये क्या है, स्लो चेंज होना चाहिए, म्यूटेशन अलाउ करना चाहिए उस मॉलिक्यूल को, और क्या होना चाहिए, एवोल्यूशन को परमिट करना चाहिए। चौथा चीज है, आप ये तो चाहते हो कि आपका जो बॉयफ्रेंड वो कैसा हो, एक्सप्रेसिव हो, अपनी मन की बात कहे और तुम्हारी मन की बात समझ ले। यस और नो? यस और नो? तो भाई जो ये मॉलिक्यूल है ना, इसका भी ये क्राइटेरिया है कि ये एक्सप्रेसिव होना चाहिए। और एक्सप्रेसिव कैसे होना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। कैसा? एक्सप्रेसिव लेकिन इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। जैसे मेंडेलियन कैरेक्टर्स खुद को एक्सप्रेस करते थे, वैसे ही उन्हीं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को फॉलो करना चाहिए। जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे, लॉज ऑफ डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो फॉलो करना चाहिए। तभी हम क्या बोलेंगे, उस मॉलिक्यूल को बोलेंगे कि वो क्या है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए काबिल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग। कुछ प्रॉपर्टीज है जो मॉलिक्यूल को फॉलो करनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास में क्या है यहाँ पर, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट रेप्लिका, मतलब रेप्लिकेशन करना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ऐसा नहीं कि आपने थोड़ी हीट दी और वो टूट के बिखर गया और वो फिर वापस जुड़ा भी नहीं नॉर्मल कंडीशंस में। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तीसरा,
स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए भाई। मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो कि टाइम के साथ में चेंज हो, एडजस्ट हो। अगर मुझे ऐसा मिल गया कोई जो कि पहले की तरह वो पर्दा प्रथा को और बाल विवाह को सपोर्ट करता होगा, तो वो चल पाएगा क्या आज? नहीं। तो टाइम के साथ में चेंजेस आने चाहिए, लेकिन धीरे धीरे एवोल्यूशन होना चाहिए। और एक्सप्रेसिव तो होना ही चाहिए, एक्सप्रेसिव तो होना ही चाहिए, मतलब कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस होना चाहिए। डिस्कस कर ले। चलो यहाँ पर बात करते हैं हम सबसे पहले पॉइंट की, दैट इज रेप्लिका। क्या बनाना है हमारे को? रेप्लिका बनाना है। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो कि क्या बना रहा है? रेप्लिका। अब हमारे पास में यहाँ पर लड़ाई है किसके बीच में? डीएनए के बीच में, और हमारे पास में लड़ाई है आरएनए के बीच में। सब खड़े हैं रेस में कि मैं बनूंगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन वाला मॉलिक्यूल, और हमारे पास में लड़ाई है प्रोटीन के बीच में। डीएनए और आरएनए तो दोनों रेप्लिकेट करते हैं। दोनों क्या करते हैं? रेप्लिकेट करते हैं। बोथ ऑफ देम कैन डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, डायरेक्ट डुप्लीकेशन, अपने जैसी कॉपी बना सकते हैं। लेकिन क्या आपने सुना है कि प्रोटीन अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा है? कर सकता है? जब प्रोटीन अपने आप को रेप्लिकेट ही नहीं कर सकता है तो वो तो इस रेस से पहले ही डिस्क्वालीफाई हो गया, बाहर ही हो गया। प्रोटीन का तो मतलब ही नहीं है भाई, तू निकल पहले। ठीक है, अब हमारी लड़ाई रह गई किसमें? डीएनए और आरएनए में। डायरेक्ट करते हैं अपने डुप्लीकेशन। ठीक है, क्या फॉलो करते हैं? दोनों फॉलो करते हैं अपने कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल भी फॉलो करते हैं, कॉम्प्लीमेंटैरिटी रूल भी फॉलो करते हैं, एंड बेस पेयरिंग भी फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? बेस पेयरिंग भी फॉलो करते हैं। मतलब जब डीएनए का क्या होएगा? डुप्लीकेशन होएगा। तो यहाँ पर अगर ए टी जी सी लगा है तो जब इसका क्या हो रहा होगा? डुप्लीकेशन हो रहा होगा। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डुप्लीकेशन हो रहा होगा, इधर से उधर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो क्या हो रहा होगा हमारा? यहाँ पे सी के ऑपोजिट क्या लगेगा? जी, जी के ऑपोजिट क्या लगेगा? सी, टी के ऑपोजिट डीएनए में क्या लगेगा? ए, एंड ए के ऑपोजिट क्या लगेगा? टी। ये किसका डुप्लीकेशन हुआ? डीएनए का हुआ। आरएनए की अगर हम बात करें, अगर आरएनए डुप्लीकेशन करता है तो यही अगर हम ए और अगर क्या बना रहे हैं हम यू, अगर हम बना रहे हैं जी, और अगर हम बना रहे हैं सी, तो बन सकता है वहाँ पे सी के सामने जी लग जाएगा, जी के सामने सी लग जाएगा, यू के सामने क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा, और ए के सामने क्या लग जाएगा? यू लग जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या हो रहा है? दोनों ही क्या कर सकते हैं? अपना डुप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटी और बेस पेयरिंग को दोनों को फॉलो करते हैं। इसलिए डीएनए भी हमारे को ऑर्गेनिजम्स में मिलता है और आरएनए भी हमारे को ऑर्गेनिजम्स में मिलता है। तो ये वाला चेक पॉइंट दोनों आरएनए डीएनए के लिए टिक हुआ, लेकिन प्रोटीन तो रेस के बाहर ही हो गया। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर? दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो स्ट्रक्चरली और केमिकली कैसा होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए। चलो भाई, मॉलिक्यूल की जगह हम क्या रखेंगे? डीएनए और आरएनए को रखेंगे। ठीक है, बात करते हैं डीएनए की और आरएनए की। तो डीएनए की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो डीएनए किसका बना हुआ है? डीऑक्सीराइबोज शुगर का बना हुआ है। ध्यान से सुनना, जो फर्स्ट क्लास है उसका ज्ञान यहाँ पर आएगा तुम्हारा यूज। क्या शुगर है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। डीऑक्सीराइबोज शुगर का हमने क्या बनाया था? स्ट्रक्चर बनाया था। यस और नो? पेंटोज शुगर बनाई थी। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, और यहाँ पर क्या है? फिफ्थ कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड कार्बन पे क्या होता है? यहाँ पर ऊपर H होता है, और क्योंकि ये डीऑक्सी है तो यहाँ पर भी क्या होता है? H होता है। थर्ड कार्बन पे जब हम आते हैं तो यहाँ पर क्या है? H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर H है, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर H है फर्स्ट कार्बन पे। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो हमारे पास में यहाँ आरएनए है, जो क्या है? आरएनए है, वो किससे बना हुआ है? राइबोज शुगर से बना हुआ है। ठीक है, और राइबोज शुगर में क्या होता है? राइबोज शुगर का अगर हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर O है, यहाँ पर क्या है? OH है, H है, यहाँ पर क्या है? H है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर क्या है? H है,
OH है, CH2OH, और यहाँ पर क्या है, H है। अब जो हमारा यहाँ पर ये 2 प्राइम का जो OH है ना, ये RNA को बहुत ज़्यादा क्या बनाता है, रिएक्टिव बनाता है। क्या बनाता है, रिएक्टिव बनाता है। और इस OH ग्रुप की वजह से जो हमारा RNA है वो क्या है, बहुत ज़्यादा लेबाइल है, बहुत आसानी से क्या हो सकता है, टूट सकता है और डिग्रेडेबल है। तो क्या क्या नहीं हुआ, चेकलिस्ट यहाँ पे टिक नहीं हुआ कि जो हमारा RNA है वो इस OH ग्रुप के बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। साथ ही में हमने और भी बात सुनी कि RNA तो बहुत सारे काम करता है, कैटालिटिक काम भी करता है, बहुत सारी कैटालिटिक रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है, ये मतलब रिएक्टिव है। तो ये एक जेनेटिक मटेरियल बनने के लिए उतना कारगर नहीं है जितना कि DNA है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो RNA है वो क्या है, उसमें प्रेजेंट है हमारा यूरासिल। जबकि अगर हम बात करें DNA की, तो DNA में क्या है, सबसे पहले तो अगर DNA को आप हीट देते हो तो DNA के जो डबल स्ट्रैंड्स हैं वो पहले तो हीट के कांटेक्ट में आके क्या आ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। हीट में आकर क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही नेचुरल कंडीशन आ जाएगी ना, नॉर्मल सही कंडीशन आ जाएगी, एप्रोप्रिएट कंडीशन, वापस बॉन्ड हो जाएंगे टुगेदर। मतलब कि दे आर नॉट लेबाइल, दे आर नॉट इजीली डिग्रेडेबल। DNA क्या है, लेबाइल नहीं है, रिएक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है रिएक्टिव, क्योंकि यहाँ पर OH नहीं है, अनरिएक्टिव है, इट इज स्टेबल, इट इज नॉट रिएक्टिव, इट इज काइंड ऑफ इनर्ट। क्या है, थोड़ा बहुत इनर्ट है। RNA जैसा रिएक्टिव नहीं है। साथ ही में हीट में हमने देखा था कि जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने तो क्या किया था, S ट्रेन को तो क्या कर दिया था, हीट करके किल कर दिया था। लेकिन जब हीट करे हुए S ट्रेन का DNA R स्ट्रेन में गया तो R स्ट्रेन तो विरुलेंट बना, स्मूथ कॉलोनी, शाइनी कॉलोनीज उसने बनाई, न्यूमोनिया उसने किया। मतलब DNA ने अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखा, खराब नहीं हुआ। साथ ही में हम और क्या देखते हैं, अगर हीट में DNA के स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो अलग तो हो जाते हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट कंडीशंस आने पे वापस अनील हो जाते हैं, वापस आके चिपक जाते हैं। स्टेबल है DNA, डबल स्ट्रैंडेड है, कॉम्प्लीमेंटैरिटी फॉलो करता है, बेस पेयरिंग फॉलो करता है। साथ ही में क्या है, यहाँ पर H है तो अनरिएक्टिव है, एंड सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के स्टोरेज का काम करता है और बहुत सारी जगह कोई काम नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये क्या है, DNA थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप सा है, अपना काम करता है सिर्फ। लेकिन जो RNA है वो कैसा है, एक्सट्रोवर्ट है, सब जगह जाएगा, सबसे बात करेगा, सारे काम करेगा। लेकिन जो DNA है वो एक ही काम करता है, लेकिन वही बहुत बढ़िया करता है, दैट इज स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बात आ रही है समझ में? तो मतलब कि DNA ने सेकेंड वाले पॉइंट में, दैट इज स्टेबिलिटी में भी क्या करा है, बाजी मार ली है। बात आ रही है समझ में? ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, म्यूटेशन वाली बात पे चलते हैं। अब यहां पर म्यूटेट, जब म्यूटेशन की बात करते हैं और मॉलिक्यूल की हम बात करें तो हमारे पास में वही 2 मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से मॉलिक्यूल्स हैं 2 हमारे पास में? एक हमारे पास में रेस में DNA है और दूसरा हमारे पास में कैंडिडेट कौन है, RNA है। अब जो DNA है वो तो क्या है, स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। साथ ही में DNA में क्या है, थाइमीन है। यस और नो? तो ये स्टेबिलिटी देख के जाता है इसको। जबकि अगर आप RNA देखो, RNA क्या है, रिएक्टिव है। अभी हमने पीछे पढ़ा, थोड़ा अनस्टेबल भी है, लेबाइल है, डिग्रेडेबल है, ये सारी चीजें हैं। साथ में इसमें थाइमीन की जगह क्या है, यूरासिल है। जब हम क्या पढ़ेंगे, अगर आप इसको डीपर हायर क्लासेस में पढ़ोगे आपके रिपेयर मैकेनिज्म्स में, तब आपको समझ आएगा कि RNA क्या है, थोड़ा अनस्टेबल है। किसकी वजह से, यूरासिल की वजह से। इसीलिए अगर आपने देखा होगा, जो भी हमारे पास में कौन से वायरसेस हैं, RNA वायरस। अभी मैं क्या बता रही थी, इन्फ्लुएंजा के बारे में बता रही थी।
तो जो इन्फ्लुएंजा है इसकी आज तक क्यों वैक्सीन नहीं बन पाई है? क्योंकि ये एक आरएनए वैक्सीन है। ये क्या करता है? बहुत फास्ट म्यूटेट करता है। क्या करता है? बहुत ही फास्ट चेंज होता है, म्यूटेट बहुत फास्ट होता है, इसलिए इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीन बन नहीं पाती। हम वैक्सीन बनाते हैं, उधर ये बदल लेता है अपना चेहरा। हम इधर एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं इसको कर्व करने की, वो दूसरा चेहरा अपना उधर बदल लेता है। ये बहुत ज़्यादा जल्दी बदलता है। साथ ही में क्या है? शॉर्ट लाइफ स्पैन है, तो क्या हो जाता है? जनरेशन फटाफट बदलती रहती हैं। शॉर्ट लाइफ स्पैन। तो यहाँ पर आरएनए डीएनए से थर्ड पॉइंट में म्यूटेशन में भी पीछे रह गया कि स्लो चेंजेस नहीं होते, आरएनए में क्या होते हैं? फास्ट चेंजेस होते हैं। और हमारे को कैसे चेंजेस चाहिए? स्लो चेंजेस चाहिए। बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास बचा चौथा पॉइंट। तो आरएनए ने सिर्फ अभी तक 3 में से 1 जगह ही जीता है। दैट इज, वो क्या है? वो अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। डीएनए भी रेप्लिकेशन कर सकता है, लेकिन डीएनए स्टेबल भी है और डीएनए म्यूटेट भी स्लो करता है। लास्ट पॉइंट बचा है। अगर ये आरएनए जीत जाता है तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं कौन जीतता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है? फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि भाई एक्सप्रेसिव होना चाहिए। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड एक्सप्रेसिव इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स। देखते हैं यहाँ पे कौन जीतता है अब। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स। आ जाओ। अब यहाँ पर हमारे पास में कौन है? डीएनए है, और हमारा दूसरा कैंडिडेट कौन है? आरएनए है। अगर यहाँ हम डीएनए की बात करते हैं एक्सप्रेशन की, तो क्या डीएनए डायरेक्टली एक्सप्रेस कर देता है या वो किसी की मदद लेता है? डीएनए कभी भी डायरेक्ट एक्सप्रेशन नहीं करता है। डीएनए डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर एक्सप्रेशन। तभी तो वो एक्सप्रेस कर पाता है। यहां डीएनए थोड़ी सी मात खा गया। आ रही है बात समझ में? जबकि आरएनए क्या है? ये तो सीधा क्या करता है? ट्रांसलेशन करता है, और क्या करता है? प्रोटीन का एक्सप्रेशन करता है। इसको तो किसी की जरूरत ही नहीं है एक्सप्रेशन करने के लिए। डीएनए क्या करता है? डीएनए तो स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। डीएनए क्या करता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, लेकिन आरएनए तो क्या करता है? ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिट करता है, आगे नेक्स्ट जनरेशन को देता है ट्रांसफर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और साथ में उसको क्या करके जाता है? एक्सप्रेस भी करके जाता है, एक्सप्रेशन के लिए भी जिम्मेदार है। यहाँ पे थोड़ा सा आरएनए ने क्या उठाया, जो अभी तक हारता आ रहा था, थोड़ा सा आरएनए आया ऊपर कि भाई मैं भी जेनेटिक मटेरियल बन सकता हूँ, मुझे इतना भी तुम कम मत समझो। है कि नहीं ये बात? तो यहाँ पर आरएनए ने थोड़ी सी अपनी जंग जीती, लेकिन अभी भी हम यही कह रहे हैं कि जो डीएनए है वही हमारा क्या है? प्रीडोमिनेंटली जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। डीएनए ही हमारे को जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में मिलेगा प्रीडोमिनेंटली सारे ऑर्गेनिजम्स में। क्यों? क्योंकि जो डीएनए है वो किससे आया है? आरएनए में कुछ चेंजेस की वजह से आया है। और हमारे नेचर में एक लॉ है कि हर चीज़ जब चालू होती है तब बहुत अनस्टेबल होती है, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होना चालू होती है? स्टेबिलिटी की तरफ मूव करने लगती है। हम जैसे बड़े होते हैं, कॉलेज से पढ़ के, स्कूल से पढ़ के निकलते हैं, फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर मम्मी पापा क्या कहते हैं? शादी कर लो बेटा, सेटल डाउन हो जाओ, स्टेबल हो जाओ, जॉब ले लो। हम सब में क्या है? एक लॉ है कि हम सब स्टेबिलिटी की तरफ चलते हैं। शुरुआत में सबसे पहले आरएनए क्या था? हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन का यही जेनेटिक इंफॉर्मेशन था। ये बहुत सारी जगह काम करता था, एज अ कैटलिस्ट, रिएक्टिव भी था, और भी बहुत सारी काम करता था, और उसमें एवोल्यूशन हुआ, फिर क्या बना? डीएनए बना। और डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल था, इसलिए डीएनए ही कैरी हुआ एज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और आरएनए थोड़ा पीछे रह गया और डीएनए ही बन गया प्रीडोमिनेंटली जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला मॉलिक्यूल इन ऑल दी ऑर्गेनिजम्स।
स्टिल देर आर सर्टन ऑर्गेनिजम्स जो आज तक हैं पुराने टाइम से हमारे साथ में, जैसे कि हमारा एड्स का वायरस, हमारा टोबैको मोज़ैक वायरस, हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस एंड अ लॉट ऑफ अदर वायरसेस। आ रही है बात समझ में? तो हमारे पास में अभी भी पलड़ा किसका भारी है? डीएनए का ही भारी है। इसलिए डीएनए ही हमारा क्या है? प्रीडोमिनेंटली जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मॉलिक्यूल है। दैट इज वाई डीएनए इज द प्रेफर्ड न्यूक्लिक एसिड फॉर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पर हुआ क्या है हमारे पास में, जब हम पहला पॉइंट टैली करते हैं कि भाई रेप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर दोनों ने बाजी मारी है। डीएनए भी रेप्लिकेशन करता है और आरएनए भी रेप्लिकेशन करता है। दोनों के दोनों बेस पेयरिंग रूल भी फॉलो करते हैं और कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल भी फॉलो करते हैं, और प्रोटीन तो फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो जाता है बिकॉज प्रोटीन फेल्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। बात समझ में आई? दूसरा हमारे पास में पॉइंट क्या है भाई, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो इतना स्टेबल होना चाहिए नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड का हर टाइम मूड चेंज होता रहे, हर टाइम मूड स्विंग होता रहे, तो क्या तुम उसके साथ में स्टेबली रह पाओगी? नहीं रह पाओगी। बात बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। कंफ्यूजन क्रिएट होएगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी रहेगी, अनसर्टेनिटी रहेगी। तो ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ के साथ में या फिजियोलॉजी के साथ में पूरी तरह से बदल ही ना जाए, लेकिन बदलना भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जब हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखा था कि भाई उसको थोड़ी सी हीट ने अगर ट्रिगर किया डीएनए को, तो क्या डीएनए चेंज हुआ? क्या डीएनए डिस्ट्रॉय हुआ? क्या डीएनए की प्रॉपर्टीज जेनेटिक मटेरियल की खत्म हुई? अगर खत्म हो जाती तो जो वो आर स्ट्रेन था, क्या वो विरुलेंट बनता? क्या वो ट्रांसफॉर्म होता? नहीं होता। तो डीएनए यहाँ पे फिर से जंग जीत गया। यस और नो? तो हमारे पास में डीएनए के पास में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स हैं। अगर उनको हीटिंग करके सेपरेट कर दिया जाए और फिर नॉर्मल कंडीशंस दी जाए तो वो वापस से अनील हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं। वन ऑफ अ वेरी गुड सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर आरएनए में हमारे पास क्या है? आरएनए में हमारे पास में 2 प्राइम कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जो कि उसको क्या बनाता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बनाता है, जिसकी वजह से आरएनए ईजिली डिग्रेडेबल हो सकता है और लिबाइल है। साथ ही में आरएनए वर्क्स एज अ कैटलिस्ट, जिसकी वजह से वो क्या है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। जबकि जो हमारा डीएनए है वो क्या है? लेस रिएक्टिव है, स्ट्रक्चरली स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है, एंड उसमें क्या प्रेजेंट है? थाइमीन प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ यूरासिल, जो कि हम डीएनए रिपेयर अगर जब हम पढ़ते हैं तब हमारे को बात समझ आती है, इंपॉर्टेंट समझ आती है ऑफ प्रेजेंस ऑफ थाइमीन। तो सेकंड पॉइंट भी डीएनए बाजी मार गया। फर्स्ट में तो डीएनए आरएनए दोनों बराबर बराबर थे, सेकंड पॉइंट में डीएनए बाजी मार गया है। थर्ड पॉइंट में कि म्यूटेशन स्लो होना चाहिए, स्लो चेंज फेवर करना चाहिए। म्यूटेट दोनों करते हैं, डीएनए भी म्यूटेट करता है, आरएनए भी म्यूटेट करता है, लेकिन क्योंकि आरएनए अनस्टेबल है, फास्टर म्यूटेट करता है, जल्दी जल्दी म्यूटेट करता है। यस और नो? तो आरएनए कैसे होता है? वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है, तो वायरसेस कितने जल्दी जल्दी चेंज होते हैं? उनका छोटा लाइफ स्पैन होता है और क्या हो जाता है? म्यूटेट करते हैं और इवॉल्व करते हैं फास्ट। यस और नो? इन्फ्लुएंजा वायरस का यही मैंने एग्जाम्पल दिया, इसलिए हम उनकी क्या नहीं बना पा रहे? वैक्सीन नहीं बना पा रहे। इसीलिए वायरल वैक्सीन को बार बार क्या करना पड़ता है? हर 2 साल 3 साल में नई वैक्सीन आती है उस डिजीज़ की। यस और नो? हर 2 साल 3 साल बाद अगर कोई वायरल डिजीज़ है तो आप उसको आपका वैक्सीनेशन लगवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा बदल जाता है, वो अपने अंदर थोड़े से म्यूटेशन कर लेता है, अपने आप को बेटर बना लेता है, इवॉल्व कर लेता है। और आरएनए अगर आपका जेनेटिक मटेरियल है तो इवोल्यूशन क्या होता है? फास्टर होता है, बिकॉज आरएनए कैसा है? अनस्टेबल है और फास्टर म्यूटेट करता है, रिएक्टिव है और कैटालिटिक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है? जो हमारे पास में मॉलिक्यूल अगर एक्सप्रेसिव होगा और एक्सप्रेस करेगा मेंडल के कैरेक्टर्स की तरह, वही हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन होएगा। अब आरएनए यहाँ थोड़ी सी बाजी फिर मारता है, और यहाँ पर जो क्या है? कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन किसके पास है? आरएनए के पास है। आरएनए ट्रांसलेशन कर कर क्या बना लेता है? प्रोटीन बना लेता है। सो इजीली क्या है? एक्सप्रेस करता है कैरेक्टर्स, जबकि डीएनए को डिपेंड होना पड़ता है आरएनए के ऊपर फॉर एक्सप्रेशन, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस।
तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो डीएनए है वो स्टोर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जबकि आरएनए ट्रांसमिशन के लिए, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। बात आ रही है समझ में? बात समझ आ रही है या नहीं है? तो अगर हम आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए हमारा ज़रूर हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रहा होगा। व्हेन लाइफ स्टार्टेड, तब आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, और वो बहुत सारे एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस भी करता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म में काम आना, ट्रांसलेशन में काम आना, स्प्लाइसिंग में काम आना, और पूरा जो ये मेटाबॉलिक एरिया है बहुत ज़्यादा आरएनए के टुवर्ड्स घूमता था। बात समझ में आ रही है? आरएनए एक्ट करता था एज जेनेटिक मटेरियल फॉर अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। और कैटलिस्ट है, इसीलिए वो क्या था? रिएक्टिव था और अनस्टेबल था। रिएक्टिव था और अनस्टेबल था। यही हमारा आरएनए क्या खा गया? मात खा गया। दो जगह हमारा आरएनए मात खा गया, एक तो अनस्टेबल, और अनस्टेबिलिटी की वजह से, रिएक्टिविटी की वजह से क्या होता था? म्यूटेट फास्टर। हमारे को क्या चाहिए? स्लो म्यूटेशन चाहिए, यस और नो? इन दोनों जगह क्या खा गया? आरएनए थोड़ी सी मात खा गया, इसलिए एवोल्यूशन ने उसको सपोर्ट नहीं किया टू बी अ जेनेटिक मटेरियल। और किसको बना दिया जेनेटिक मटेरियल? हमारे डीएनए को बना दिया। डीएनए किससे इवॉल्व होकर आया है? आरएनए से इवॉल्व होकर आया है। कुछ डीएनए में केमिकल मॉडिफिकेशंस हुई हैं। अभी हमने एक स्ट्रक्चर, हमने दो डीएनए में हम क्या चेंजेस देखते हैं? अगर हम डीएनए में चेंजेस की बात करें, डीएनए में अगर हम डीएनए के न्यूक्लिक एसिड में हम दो चेंजेस की बात करें तो क्या है? एक तो शुगर अलग है। शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज। और इसी वजह से तो ये क्या बनता है? थोड़ा स्टेबल बनता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? इसमें एब्सेंट है। कौन एब्सेंट है? 2 प्राइम हाइड्रोक्सिल, जो कहाँ प्रेजेंट है? आरएनए में प्रेजेंट है, यस और नो? जिसकी वजह से वो रिएक्टिव बनता है। बात आ रही है समझ आ रही है? रिलेट कर पा रहे हो? दूसरा, प्रेजेंस ऑफ थाइमीन। थाइमीन कॉन्फर्स स्टेबिलिटी टू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दो यही तो बड़े मेजर डिफरेंसेस हैं हमारे डीएनए और आरएनए के बीच में, एक शुगर और एक हमारा क्या? नाइट्रोजनस बेस। इसीलिए जो हमारा डीएनए है वो कैसा है? इट इज स्टेबल, डबल स्ट्रैंडेड है। मोस्टली जो हमारा आरएनए है वो कैसे फॉर्म में मिलता है? सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में मिलता है। अगेन अनस्टेबिलिटी बढ़ाता है। हमारा डीएनए कैसे मिलता है? डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिलता है, यस और नो? राइट। साथ में कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो हैं वो रेजिस्ट करते हैं चेंजेस बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर, राइट। एंड इसलिए डीएनए क्या है? ऑल द मोर स्टेबल है। क्या है? डीएनए इज ऑल द मोर स्टेबल। और अब डीएनए ने अपना क्या जमा लिया है? पूरा हुकूमत जमा लिया है। नाउ प्रीडोमिनेंटली वी हैव डीएनए एज द जेनेटिक मटीरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। बात समझ आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये थी हमारी डीएनए वर्सेस आरएनए की लड़ाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में रेप्लिकेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।